Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic of discussion is evolution of seed, which is very important in terms of your examination. ये बेटा जो evolution of seed है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस करना है। तो सीड को हम बेटा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सीड। सीड हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल हम किसे कहते हैं? बेसिकली ये एक पोर्शन होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, इस पोर्शन के अंदर की तरफ मेगास्पोर है और उसके ऊपर की तरफ एक इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट हम कहते हैं कवरिंग को। जिस तरह हमारे जिस्म में हमारी स्किन हमारी इंटेगुमेंट है, इसी तरह ये जो मेगास्पोर्स था, मेगास्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग थी जिसको हम इंटेगुमेंट का नाम दे देते हैं। तो ये जो मेगास्पोरोसाइड था या मेगास्पोर्स था, वी नो वेरी वेल कि इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। तो जब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा तो हम कहते हैं ये फर्टिलाइज्ड हो चुका है। तो इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड का नाम दे देते हैं। तो जब सीड के अंदर ये इंटेगुमेंट फर्टिलाइज्ड और मेगास्पोर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो इसके ऊपर जो इंटेगुमेंट था वो जाके दूसरी डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो मेगास्पोर था, मेगास्पोर फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो एम्ब्रियो बन गया और जो इंटेगुमेंट थी, जो कवरिंग थी उसकी, वो सीड कोट बन गया। सीड कोट के सीड के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग बन गई और बकाया का जो हिस्सा था वो फूड स्टोर, उसने खुराक को स्टोर किया, क्योंकि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होएगी फिर उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, तो उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए उन्होंने फूड को स्टोर किया। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड. इट मे बी डिफाइंड एज a seed is an integumented megasporangium having an embryo. कि मेगास्पोरेंजियम के ऊपर की तरफ एक कवरिंग हो जो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कर ले, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ले, उसको हम सीड का नाम दे देते हैं। तो ये स्टूडेंट सीड था। और कोई भी ऐसे प्लांट्स, ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स क्या हैं? कि वो वाले प्लांट्स तमाम के तमाम जो सीड की प्रोडक्शन करते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम दे देते हैं। In the kingdom Plantae, the seed plants dominate over non-seed vascular plants. किंगडम प्लांटी के अंदर जो सीडेड प्लांट्स थे वो डोमिनेट हो चुके थे, वो वाजिया हो चुके थे, वो अपनी जगह ले चुके थे, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे नॉन सीडेड वस्कुलर प्लांट्स की निस्बत। क्योंकि सीड का बनना वो इस बात को वाज़ह कर रहा है कि अब अगली जनरेशन के लिए प्लांट्स ने अपनी किसी चीज को डेवलप कर लिया है। बेसिकली सीड जो होता है वो प्लांट्स अगली जनरेशन को कैरी करने के लिए उसको बनाते हैं। तो ये सीड का बन जाना, डोमिनेट हो जाना, ये एक बहुत बड़ी एडेप्टेशन थी प्लांट्स के अंदर जो इन्होंने खुद की थी। तो evolution of seed was an important change in reproductive system of vascular plants. हमने पीछे बहुत ज्यादा मेंबर्स पढ़े हैं, किसी मेंबर्स के अंदर हमने सीड का अभी तक जिक्र नहीं किया। हमने सिंपलेस्ट प्लांट्स ब्रायोफाइट्स की थैलस बॉडी से लेकर हमने लीव्स की डेवलपमेंट कर ली है, हमने स्टेम की डेवलपमेंट कर ली है, हमने रूट्स की डेवलपमेंट कर ली है, हमने आगे सीड की डेवलपमेंट, सीड की एवोल्यूशन देखनी थी। तो एसिड क्या था कि दे जस्ट बिलोंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स ने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की थी सीड का फॉर्मेशन
करना। बेसिकली बेटा क्या होता है कि सीड क्या था मैं अभी बता के हटा हूं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिन्होंने अगली जनरेशन को कैरी करना है। सीड है, बीज को सोइंग करेंगे तो अगला प्लांट निकलता है जाके। तो इस वजह के साथ जाहिर है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो किसी भी जानदार का वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है बाकी तमाम के तमाम सिस्टम के मुकाबले में। वजह यही होती है कि इस सिस्टम के थ्रू जाके बॉडी के अंदर डिफरेंट आगे प्लांट्स ने अपनी जनरेशन को कैरी करना है अगली जनरेशन तक, या अपनी नस्ल को उसने बचा के रखना है सीड के थ्रू। तो इस वजह के साथ वी कैन से दैट कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वस्कुलर प्लांट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की थी सीड को बनाने की। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड अकर्ड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो, के तकरीबन 390 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन ये 39 करोड़ साल बन जाते हैं तकरीबन। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड अकर्ड स्टार्ट हुई थी तो ये कंप्लीट हो चुकी थी तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग लेट डिवोनियन टाइम। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने टोटल जो हमारी अर्थ थी उसको डिफरेंट इराज में और पीरियड्स में डिवाइड किया था। तो उसके अंदर डिवोनियन भी एक पीरियड था, लेट, यानी कि डिवोनियन के आखिर पे जाके जो सीड की फॉर्मेशन थी तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स पहले वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो इंटेगुमेंटेशन क्या है? व्हाट इज इंटेगुमेंट? इंटेगुमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम। ये बेटा मेगास्पोर था दरमियान जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, दरमियान में मेगास्पोर्स था और इस मेगास्पोर्स के ऊपर की तरफ एक कवरिंग डेवलपमेंट हो चुकी है, एक कवर है उस मेगास्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए ना बेटा, ये मेगास्पोर्स ने अगली जनरेशन को कैरी करना है, ये एक होता है, सिंगल है जाके। अब अगर ये डेवलप करता है तो अगली जनरेशन को कैरी करेगा, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर जाके अप्स एंड डाउन आते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, उसके प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, एसिडिटी बास का ज्यादा हो जाती है। तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन आती है जिसमें प्लांट्स बड़ी तेजी के साथ डाई हो जाता है। तो ये तो थे भी पुराने प्लांट्स, तो इन्होंने अपने मेगास्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर की तरफ एक कवरिंग चढ़ा ली और उस कवरिंग को हम इंटेगुमेंट्स का नाम दे देते हैं। बेटा इंटेगुमेंट्स मैं पहले बता के हटा हूं कि जिस तरह हमारी स्किन है ना जिस्म के ऊपर की तरफ, ये एक कवरिंग सी है हमारी स्किन के अंदर वाले इंटरनल चीजों को उसने छुपा के रखा हुआ है, वो इंटेगुमेंट है। तो हमारा स्किन का जो सिस्टम है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहलाता है जाके। इसी तरह अगर हम यहां पर देखेंगे तो सीड के ऊपर मेगास्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम इंटेगुमेंट्स का नाम दे देते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है जाके। तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इन dehiscent, के इंटेगुमेंटेड इन डिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम होगा। लिख लीजिएगा यहां पे, ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कवरिंग हो जो ना फटने वाली हो, जो रैप्चर ना हो। इन तीनों स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को हम ओव्यूल का नाम दे देते हैं। तो ओव्यूल क्या था? इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। बेटा मेगास्पोर्स हम जानते हैं फीमेल के तौर पर काम करेगा, बिहेव करेगा। तो इसमें बेटा जो कुछ स्टेप्स है एवोल्यूशन के लिए वो 6 थे। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी है, इनको डिटेल में वन बाय वन हम देखेंगे। हेट्रोस्पोरी के डिफरेंट स्पोर्स हैं। उसके बाद रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, के रिटेंशन का मतलब होता है ठहरना, और जर्मिनेशन ग्रो करना ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का, मेगास्पोर क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फीमेल के तौर पर बिहेव करेगा। रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तीसरे नंबर पे मेगास्पोरेंजियम एक कवरिंग बनाएगा, एक लेयर बनाएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। चौथे नंबर पे मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोर
मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाके अपनी रिडक्शन करेगा, ज्यादा होंगे लेकिन एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम ठहरेगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक बनेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर लास्ट पे जाके मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर, के पोलन को कैप्चर करने के लिए एक पोलन ट्यूब को वो बना लेते हैं। ये 6 स्टेप्स है इसमें। ये बेटा एक डायग्राम है, ये आखिर पे जाके फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी देखें होमोस्पोरी। होमोस्पोरी क्या था कि जितने भी पहले प्लांट्स हैं, हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, डिफरेंट हमने मेंबर्स पढ़े हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा है कि उनके होमोस्पोरस होते हैं। जितने भी पुराने या मौजूदा प्लांट्स के जो इंसेस्टर थे वो होमोस्पोरस से। होमो मीन सेम, स्पोरस फॉर स्पोर, कि उनके अंदर सेम तरह के स्पोर से देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं थी। सेम स्पोर से स्पोरेंजियम के अंदर, इस वजह के साथ हम इनको होमोस्पोरस कंडीशन का नाम दे देते। तो एवोल्यूशन के पहले स्टेप में यही था कि यहां से एवोल्यूशन हुई है होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी तक। अब अगली में आप देख सकते हैं कि यहां पर एवोल्यूशन हो चुकी है, अब हेट्रोस्पोरस बन चुके हैं। हेट्रोस्पोरी कंडीशन आ चुकी है। हेट्रोस्पोरी का मतलब यह था कि अब 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर डेवलप हो चुके हैं। होमोस्पोरी से पहला स्टेप था ये एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर, के होमोस्पोरस कंडीशन से हेट्रोस्पोरस में आ चुके हैं। सेम तरह के स्पोर से डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनाए हैं। एक माइक्रोस्पोर थे और एक मेगास्पोर थे। डिफरेंट स्पोर्स हो चुके, माइक्रोस्पोर मेल वाले, मेगास्पोर फीमेल वाले। तो 2 डिफरेंट टाइप्स के थे, तो दैट इज व्हाई हेट्रोस्पोरी कंडीशन कहलाएगी है। नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन टू 1 मेगास्पोर एंड एंडोस्पोरी, कि वहां पर ये स्ट्रक्चर थी, वो मेगास्पोर से वो वहां पर रुकेंगे, ठहरेंगे। अब मेगास्पोर जो था ना, वो बहुत ज्यादा थे उसके अंदर, लेकिन उस थैली के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाके जगह थोड़ी रह गई, स्पेस थोड़ी रह गई और खुराक थोड़ी रह गई। थोड़ी थी खुराक कि उस जगह के अंदर और उस खुराक के अंदर 4 डेवलप ना कर सकें। डेवलप किसी एक ने करना था। तो मेगास्पोर ने आपस में फिर रिडक्शन की, रिडक्शन टू 1 मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, के एक स्पोरेंजियम के अंदर 1 मेगास्पोर रहे, उसकी रिडक्शन की। और रिडक्शन के बाद जब एक रह गया तो उसकी डेवलपमेंट हुई, उसने ऊपर की तरफ एक इंटेगुमेंट लेयर चढ़ा ली, एक इंटेगुमेंट की लेयर चढ़ाई, इंटेगुमेंट लेयर बनी। तो उस लेयर की वजह के साथ जो मेगास्पोर था वो एक कवरिंग के अंदर की तरफ, एक इंटेगुमेंट के ऊपर की तरफ वो छुप गया। एक इंटेगुमेंट के अंदर, ये दरमियान में फीमेल गेमिटोफाइट था, उसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग आ चुकी है जाके, तो इसको फिर हम सीड का नाम दे देते हैं जाके। तो ये सीड कहलाती है, इसको हम सीड का नाम, ये एक प्रोबेबली स्टेप्स ऑफ सीड एवोल्यूशन थे जाके, कुछ थे। तो एवोल्यूशनरी ऑफ हेट्रोस्पोरी फर्स्ट स्टेप था। क्या होती है पुराने प्लांट्स के अंदर सेम टाइप्स के स्पोर्स से, कंडीशन इन विच 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, कि ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लांट्स 2 मुख्तलिफ इकसाम के स्पोर्स को बनाते हैं। लेकिन प्रिमिटिव वस्कुलर लैंड प्लांट्स के, पुराने वस्कुलर लैंड प्लांट्स जो थे, वो सिर्फ एक तरह के स्पोर्स बनाते हैं जिसको हम होमोस्पोरस का नाम दे देते हैं। बेसिकली अप टू ट्रीडोफाइटा यही अमल हुआ था, ट्रीडोफाइटा तक पिछले तमाम के तमाम प्लांट्स होमोस्पोरस थे। तो एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी में ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन का अमल स्टार्ट हुआ, सम प्लेन ग्रुप स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे, इन्होंने, सम प्लांट्स बेटा आएगा, सम प्लांट्स ग्रुप्स, कुछ प्लांट्स के ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को बनाना शुरू किया, एक माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज के थे और माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहे थे। ये मेल गैमीटोफाइट था और इसको हम माइक्रो गैमीटोफाइट भी कह लेते हैं। और मेगास्पोर था, ये बड़े थे, लार्ज साइज से, जर्मिनेट
टू फॉर्म फीमेल मेगा गैमेटोफाइट। इन्होंने जर्मिनेट किया और फीमेल मेगा गैमेटोफाइट डेवलप किया इन्होंने जाके, और दीज आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी फॉर डिफरेंट स्पोर्स। नेक्स्ट स्टेप है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन ठहरना, जर्मिनेशन मतलब ग्रो करना, जर्मिनेट करना ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के अंदर ही मेगास्पोर्स ठहरे, बाहर नहीं निकले। बेसिकली वो इसलिए रिटेंशन का लफ्ज यूज कर रहे हैं कि प्रीवियस जो ट्रिडोफाइटा से पहले प्लांट्स थे वो मेगास्पोरेंजियम की बजाय स्ट्रक्चर से बाहर निकल आते, बाहर निकलकर वो आजाद थे। अब वो बास को ग्रो करते, लेकिन मोस्टली ऐसे थे जो किल हो जाते, मर जाते, इन्वायरमेंट की हैजर्ड्स को बेयर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो इन्वायरमेंट से खत्म हो गए मेगास्पोर। तो इसके अंदर जब सीड की एवोल्यूशन हुई तो यहां पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स ने रिटेंशन किया, यानी कि उस थैली से बाहर नहीं निकले। क्यों? देखिए, छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम कमरे के अंदर ही रखते हैं। पहली गर्मियां हैं, पहली सर्दियां हैं, कमरे के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं उसे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बेयर नहीं कर सकता है। अभी वो इतना चुस्त, इतना पावरफुल, इतना एक्टिव नहीं हुआ है कि वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। तो हम उसको सबसे पहले कमरे के अंदर रखते हैं। कमरे के अंदर रख के बाद में वहां पर वो थोड़ी सी ग्रो होती है तो हम उसे बाहर भेज देते हैं जाके। तो ये बाहर नहीं भेजते, लेकिन रिटेंशन किया, अंदर ठहरे, एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर के मेगास्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जाया ना हो सके, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहे। इन्होंने जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम हुई विद इन द मेगास्पोर की जर्मिनेशन हुई विद इन द मेगास्पोरेंजियम इन द हेट्रोस्पोरस वास्कुलर लैंड प्लांट्स। द मेगास्पोर शेड एंड डिस्पर्स। हेट्रोस्पोरस में वास्कुलर प्लांट्स ने इसको उतारा और बिखर गए सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जैसे ही बने। लेकिन मेगास्पोर्स जो थे वो ग्रो नहीं कर सके प्रॉपरली, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट को बेयर करने की अभी कैपेबिलिटी उनके अंदर प्रॉपरली नहीं थी। तो मेगास्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट के मेगास्पोर्स जो था उन्होंने जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करके उन्होंने गैमेटोफाइट बना लिए। ठीक है बेटा, इन्होंने मेगास्पोर्स को जर्मिनेट किया जाके, कि मेगास्पोर्स जो थे वहां से शेड हुए, डिस्पर्स हो गए अपनी फॉर्मेशन के बाद, और वहां पर जर्मिनेट किए और फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। ये पुराने थे, लेकिन ये प्रॉपरली बेटा जब बाहर निकल गए हैं तो मे और मे नॉट का लफ्ज आ जाएगा, ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बेटा ऐसे प्लांट्स थे, अब ये एवोल्यूशन से रिलेटेड हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि however in some plants just like Selaginella, the megaspore is retained in megasporangium immediately after its formation। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा हुआ कि मेगास्पोर्स बाहर नहीं गिरे, जहां पर बाहर गिरे वो ग्रो करें ना करें वो उनकी अपनी, फिर वो एक क्योंकि बाहर चले गए हैं वो। जैसे भी जिस तरह बच्चा है, वो घर के अंदर था, वालिदैन उसकी प्रॉपर केयर करेंगे, उसको हर चीज देंगे, खाना पीना, उसकी सेहत का सब कुछ ख्याल रखेंगे। लेकिन जब वो बाहर चला जाएगा तो फिर वो आजाद हो जाएगा, अपनी मर्जी से जो भी करेगा वो करेगा जाके। वो जिंदा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, वो प्रॉपरली ठीक रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो वो मतलब उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं। इसी तरह यहां पर भी जब वो बाहर चले गए थे फीमेल गैमेटोफाइट, वो बास का ग्रो करते ना करते वो उनकी फिर अपनी थी। लेकिन एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर इन्होंने, कुछ प्लांट्स ने फिर ऐसा काम शुरू कर लिया कि वो बजाय इसके कि बाहर निकले, इन्वायरमेंट की सख्तियों को बर्दाश्त करें, वो उस स्ट्रक्चर के अंदर ही रहना शुरू हो गए। बास होते हैं वो बाहर जाते हैं, कोई 4-5 दिन बच्चे धक्के खाते ना, फिर घर आ जाते, नहीं घर ही सुकून है। तो मेगास्पोरेंजियम बाहर थे, उनको पता था कि अंदर ही सुकून है, मेगास्पोरेंजियम एक थैली के अंदर ही। तो बजाय इसके कि वो बाहर जाएं, सख्तियों को बर्दाश्त करें, मेगास्पोर्स ने मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहना शुरू कर दिया जब बने थे। और इन अदर्स मेगास्पोर
इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, के बास के अंदर या बाकियों के अंदर मेगास्पोर्स मुस्तकिल तौर पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रह चुके थे ताकि वो मजीद अपनी जर्मिनेशन कर सकें। Within the megasporangium wall, the megaspore germinate to form female gametophyte that contains egg। ये डायग्राम है कि मेगास्पोरेंजियम की पूरी स्ट्रक्चर थी ऊपर को, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स रहे, बाहर शेड नहीं हुए, अंदर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके उन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट को बना दिया, और फीमेल गैमेटोफाइट एग को कंटेन करेगा। यानी कि मेगास्पोर्स तो डेवलप हो चुका है। तो जो पीछे हमने माइक्रोस्पोर पढ़े थे उनका अभी तक जिक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि फीमेल पार्ट की बात हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, जिसने एग को कंटेन किया था, जो एग को लेके जाके एग की फॉर्मेशन हो चुकी है यहां पर, अब फर्टिलाइजेशन होनी है यहां पर जाके। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, तीसरा पार्ट ये था कि जब मेगास्पोरेंजियम बनेगा, मेगास्पोर्स एग बन जाएगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर को बनाएगा। सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजियम फ्यूज टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड इंटेगुमेंट, के बाद कुछ ऐसी ब्रांची स्ट्रक्चर सी होती है स्पोरोफाइट जनरेशन की, क्योंकि ये सारी की सारी स्पोरोफाइट जनरेशन है बाहर की तरफ। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो थी वो उस मेगास्पोरेंजियम के आसपास होती है जाके, जो डिफरेंट टाइप्स के उसमें कुछ स्ट्रक्चर सी स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर थी जाके जो आपस में फ्यूज करी है, और उसके ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन चुकी है जिसको हम इंटेगुमेंट का नाम दे देते हैं। तो इंटेगुमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इंटेगुमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम व्हिच वेरी इन नंबर, वो वेरी करती रहती है नंबर के लिहाज से। ड्यू टू दिस कवरिंग द मेगास्पोरेंजियम बिकम टोटली इंडेहिसेंट, यानी कि जब ये कवरिंग बनी है, मेगास्पोर ऊपर मेगास्पोरेंजियम और उसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग बन चुकी है, अब वो इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो फटने वाला नहीं है, इनडेहिसेंट हो चुका है। तो ये वाली चेंज, दिस चेंज लेड टू द एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल, इस स्ट्रक्चर ने जाके ओव्यूल की फॉर्मेशन का काम किया जाके, इसने एवोल्यूशन की ओव्यूल की कि वो कैसे बनेंगे, क्योंकि जब वो एक स्ट्रक्चर थी उसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग बन चुकी थी वो और अव्यूल को मैंने यही डिफाइन किया था, इंटेगुमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, के मेगास्पोरेंजियम भी था, मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर की तरफ एक इंटेगुमेंटेड आ चुकी थी जो इंडहिसेंट थी, यानी ना फटने वाली थी, उसको अव्यूल का नाम दे दिया हमने। एंड अव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इन दिस वे मोर प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द एग containing apparatus in the terrestrial environment। हुआ ये कि इन्वायरमेंट, मेगास्पोरेंजियम ने तो अंदर अपनी मेगास्पोर के अंदर डेवलप इसीलिए किया ना कि वो इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड थी उसको बेयर नहीं कर सकती थी, उसको बेयर करने के लिए, बचने के लिए उसने, जिस तरह आप है, सर्दियां हैं, सर्दियों से बचने के लिए आप कमरे के अंदर चले जाते हैं, आप किसी हद तक महफूज रह लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब कमरे के अंदर आते हैं, कमरे में फिर आप आके रजाई ले लेते हैं, यानी कि एक और आपने ऊपर की तरफ एक इंटेगुमेंटेड एक लेयर ले ली है, आपको प्रोटेक्शन और हो जाती है, सर्दी से बच जाते हैं। इसी तरह बेटा ये मेगास्पोर था, मेगास्पोर के ऊपर की तरफ मेगास्पोरेंजियम था, उसकी प्रोटेक्शन थी, लेकिन उसको मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए एक और उसके ऊपर की तरफ कवरिंग आ चुकी है, उसने उसको मजीद प्रोटेक्ट कर लिया। तो अब ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी सर्दी हो बर्दाश्त कर लेगा अपने आप को, यानी कि मोर प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द एग, एग को मजीद प्रोटेक्शन मिल चुकी है इस कवरिंग की वजह के साथ जाके। चौथा पॉइंट ये था, रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर ज्यादा थे, 4 थे तकरीबन इन द मेगास्पोरेंजियम। ईच मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल तकरीबन 4 मेगास्पोर्स को बनाते थे, और चारों के चारों फंक्शनल थे, चारों के चारों वो इस काबिल थे कि वो जर्मिनेट करके अगली जनरेशन बना सके। दीज जर्मिनेट टू प्रोड्यूस 4 वायबल फीमेल गैमेटोफाइट। अब हुआ क्या, एक घर है ना, उसके अंदर 2 बंदों की जगह है, 8 बंदे वहां पर आ जाएंगे ना, तो वो घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, खुराक की भी होगी और स्पेस की भी होगी। इसी तरह मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स बनते, मेगास्पोर मदर सेल वो 4 मेगास्पोर्स को बनाते, चारों के चारों जर्मिनेट करते, और चारों के चारों 4 फीमेल गैमेटोफाइट बना देते। अब हुआ ये कि वो स्पेस थोड़ी थी, जगह थोड़ी थी, खुराक थोड़ी थी, वहां पर प्रॉब्लम्स बन गई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक कंपटीशन स्टार्ट किया। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, जिस तरह अमूमन शादियों पे नहीं होता, खाना पड़ा हुआ होता है,
तो खाना बेशक वाफर भी हो, लेकिन जैसे ही वो वलीमे पे कहते हैं ना कि रोटी खुल गई, तो सारे के सारे जो लोग थे वो भाग के खुराक की तरफ जाते हैं आपस में, जिस तरह नहीं वो कोई जंग का मंजर पेश कर रहे हैं कि जंग होने लगी है कोई, इस तरह मतलब एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि घर था, घर के अंदर जगह 2 बंदों की थी, 8 बंदे आ जाते हैं, उनके दरमियान में फिर कंपटीशन स्टार्ट होगा स्पेस के लिए और खुराक के लिए। उनमें से फिर वो जीत जाएँगे 2 जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, पावरफुल होंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ है, 4 स्पोर्ट्स से बचना एक ने है, वो आपस में कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे और मुकाबले के दौरान जो ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा सख्तियों को बर्दाश्त करने वाला होगा, वो ग्रो कर जाएगा, बाकी 3 की रिडक्शन हो जाएगी। तो इसी को ही हम नाम दे देते हैं रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर स्पोरेंजियम, के एक स्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर हो जो फंक्शनल हो, बाकियों की रिडक्शन हो जाए। तो देयर वाज अ कंपटीशन फॉर स्पेस एंड फूड अमंग 4 गैमेटोफाइट्स, 4 गैमेटोफाइट्स के दरमियान में आपस में फिर ये स्पेस और फूड का कंपटीशन हुआ। In the vascular plants there was a trend towards a reduction of megaspore in the megasporangium, कि उसकी रिडक्शन हुई और एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक मेगास्पोर बना। तो 1 megaspore was selected for further development into a healthy female gametophyte. The remaining 3 were aborted. Aborted कहते हैं जाया कर देना, खत्म कर देना या खत्म हो जाना। तो एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक मेगास्पोर की डेवलपमेंट हुई, बना, जिसने डेवलप किया और एक हेल्थी फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, बाकी 3 जो थे वो खत्म हो गए। 5वां पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम, कि एक एम्ब्रियो सैक का बनना स्पोरेंजियम के अंदर। द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, कि एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहा, जिसने जर्मिनेट की, एग बनाया, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट थी, जाके फीमेल गैमेटोफाइट और उसको एंड एन एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक था उसके पास, ये डायग्राम में हम देखते हैं आगे। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड, कि उसका जो डिस्टल एंड था, यानी कि जब वो स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी इस तरह से, तो उसके अंदर क्या था कि एक उसका डिस्टल एंड था, ये दरमियान में जाके एक इस तरह से फीम एग था, एग के ऊपर की तरफ ये अव्यूल था जाके, लेकिन अब क्या हुआ कि ये इसका एक डिस्टल एंड है, एक साइड वाला एंड है जाके, किसका, मेगास्पोरेंजियम का। अब यहां से क्या हुआ कि मेल पोर्शन ने आना था, मेल पोर्शन ने यहां से आना था। ज़ाहिर है फर्टिलाइजेशन तो उसी सूरत में आएगी ना जब मेल और फीमेल की फ्यूजन होएगी। तो मेल और फीमेल के फ्यूजन के लिए मेल के यहां पर प्रेजेंट थे जाके। अब इन्होंने आके क्या किया कि फर्टिलाइजेशन करनी है फीमेल के साथ, फीमेल का हिस्सा तो अंदर की तरफ छुपा हुआ है काफी ज्यादा, इसके ऊपर की तरफ एक मेगास्पोरेंजियम भी है, फिर एक इंडेसेंट कवरिंग भी आ जाती है, वो काफी हद तक अंदर की तरफ छुपा हुआ। तो क्या होता है कि मेल ने इसके साथ जाके फ्यूज करना है, तो इसकी फ्यूजन आसानी के साथ नहीं हो पाती। पुराने दौर में ये था कि वो यहाँ पर आते गिरते, वो उसके साथ मिल नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन ना हो पाती, तो हजारों में से कोई एक आध की फर्टिलाइजेशन हो पाती, बाकी सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाते, जाया हो जाते। तो इस ये बड़ी प्रॉब्लम फिर प्लांट्स को फेस करना पड़ी कि फर्टिलाइजेशन करवाना बड़ा मुश्किल है इनका। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने इसको लैंड किया जो मेल स्पोर से जाके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दरमियान में एक ट्यूब को डेवलप करना शुरू कर ली एंड से, और उस ट्यूब को नाम दे दिया पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब ने क्या किया कि सेफ ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल गैमीट्स, कि जो माइक्रोस्पोर थे उसको मेगास्पोर्स के साथ सेफली आपस में मिला दिया उनको, ताकि वो फर्टिलाइजेशन करके अपनी अगली जनरेशन को बना सकें। इस मकसद के लिए इन्होंने ये सारा काम किया। तो द डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम बिकेम मॉडिफाइड, उसका डिस्टल एंड जो था वो मॉडिफाई हो चुका फॉर कैप्चरिंग पोलन, यानी माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमिटोफाइट, के वो वाले माइक्रोस्पोर जिनके अंदर मेल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी थी। डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आगे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये स्टिग्मा के तौर पर आगे बिहेव करेंगे, वो डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यानी कि कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब को बनाया। तो डायग्राम के अंदर बेटा देखें कि ये एक हमारे पास था जाके एक स्ट्रक्चर थी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, एग था जाके, इसके ऊपर की तरफ एक इंडेसेंट कवरिंग थी, मेगास्पोरेंजियम था, यानी इतना कुछ था
तो मेल कहां से बेचारा आके इसके साथ टकराए जो फर्टिलाइजेशन हो सके। तो मेल के जो सेक्स सेल से माइक्रोस्पोर थे उन्होंने यहाँ पर लैंड किया, लैंडिंग के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते जाएंगे आप देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब यहाँ से ऊपर लैंड करेंगे, यहाँ से वो जो फीमेल के सेक्स सेल्स सॉरी मेल के सेक्स सेल्स जो थे वो इसी ट्यूब के अंदर से, इसी पोलन ट्यूब के अंदर से होते हुए आके वो मेल फीमेल पार्ट के साथ जाके टकरा जाएंगे। जब उसकी आपस में फ्यूजन हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाएगा जाके, और सीड हम कहते ही इसे हैं कि इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। गौर कीजिएगा अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम हैविंग एन एम्ब्रियो। बेटा कुछ समझ आई ना इस बात की। सीड को डिफाइन मैंने स्टार्ट में कर दिया था कि इंडेhiscent या इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम हैविंग एन एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो था। क्या ये वाली स्ट्रक्चर जो एंड पे आपको नजर आ रही है ये इंटेगुमेंटेड है? बिल्कुल है। क्या ये मेगास्पोरेंजियम है इसमें? बिल्कुल है। क्या फर्टिलाइजेशन हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, एम्ब्रियो बन चुका है। तो इसको फिर क्या नाम दे देंगे? इसको हम सीड का नाम दे देते हैं। तो ये बेटा सीड का था। पोलन आफ्टर एंटरिंग द डिस्टल कैविटी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, कि पोलन यानी मेल के माइक्रोस्पोर के जो सेल्स से वो डिस्टल कैविटी के ऊपर आके लैंड करेंगे तो वो फॉरेन डिस्टल कैविटी उससे एंटर कर लेगी मेगास्पोरेंजियम के अंदर। क्या बनाती? प्रोड्यूस्ड पोलन ट्यूब। पोलन आफ्टर एंटरिंग द डिस्टल कैविटी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, कि वो पोलन ट्यूब को बना लेंगे। द पोलन ट्यूब कैरिड, फंक्शन इसका क्या होगा पोलन ट्यूब का? पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट्स इनटू एम्ब्रियो सैक टू फर्टिलाइज द एग। कि पोलन ट्यूब फिर काम क्या करेगी कि ये मेल गैमीट्स को एम्ब्रियो सैक तक कैरी करेगी, ताकि वहां पर फीमेल पार्ट था, एग था वहां पे, क्योंकि एग के साथ फ्यूज करके ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो इसके नतीजे में बेटा क्या हुआ कि अगर आपको ये आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि द सीड प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू अ डेवलपिंग एम्ब्रियो अंडर द अनफेवरेबल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कि अनफेवरेबल जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट था उसको बियर करने के लिए, उससे बचने के लिए, या अपने सेल्स को जाया होने से बचाने के लिए इन्होंने, या कंप्लीट या सेफली ट्रांसमिशन के लिए कि एक हिफाजत के साथ इनकी फर्टिलाइजेशन हो सके, तो इन्होंने क्या किया कि एक पोलन ट्यूब को बना लिया ताकि सेफ और कंप्लीट ट्रांसमिशन हो सके मेल गैमीट्स की फीमेल गैमीट्स तक, और मुकम्मल मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके जाके। The evolution of seed habit was a great success and jump which allow the plants to live on land permanently। ये बेटा एक ऐसी करेक्टर थी प्लांट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई पोलन ट्यूब को या सीड को बनाने की, कि वो परमानेंटली इस इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर पिछले प्लांट से, पानी के अंदर तो वो बाहर थे, शेड कर देते थे ना, हमने पढ़ा है अभी, शेड कर देते थे। शेडिंग के साथ वो मेल और फीमेल के पार्ट आपस में पानी के जरिए से जहां पर मिल जाते वहां पर वो मतलब हो जाता, ग्रो कर जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर तो जाहिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट था, पानी तो कमी थी, लेकिन बाज इलाकों में तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में तो और भी कमी थी पानी की। तो सेफली ट्रांसमिशन करवानी थी दोनों की, तो सेफली ट्रांसमिशन के लिए फिर इन्होंने एम्ब्रियो पोलन ट्यूब को बनाया, सीड को बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी प्लांट्स की इस जमीन के ऊपर रहने के लिए। नेक्स्ट बेटा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर इन सीड प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सीड प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पोलन ट्यूब एक्ट एज अ conduits to transport the male gamete cell from the pollen। बेटा इस स्लाइड को ना आप लिख लीजिएगा, ये बुक मैंने लिखी हुई है, ये पोलन ट्यूब का वो प्रॉपरली नहीं है, तो ये मैंने एक छोटी सी ऐड की है स्लाइड, इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिएगा। पोलन ट्यूब एक्ट एज अ कंडक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट सेल फ्रॉम द पोलन ग्रेन से वो ट्यूब्स को लेके जाना, अदर फ्रॉम द स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में हम डिस्कस करेंगे आगे, टू द व्यूल्स एट द बेस ऑफ द पिस्टल और डायरेक्टली थ्रू ऑव्यूल टिश्यूज इन सम
जिम्नोस्पर्म के, कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर वो अव्यूल तक वो लेके जाते हैं, उससे कंप्लीट ट्रांसमिशन करते हैं जाके। तो ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन थी, डायग्राम थी जाके। नोआ zygote are formed which form an embryo after fertilization. The megaspore is transformed into a seed. The integument became the seed coat. जो integument था वो seed coat बन चुका है। पोलन ट्यूब बन चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, मेगास्पोर्स जो थे वो सीड में ट्रांसफर हो चुके हैं, और उसके ऊपर की तरफ एक जो कवरिंग थी वो सीड कोट बन चुका है। तो ये वाला यानी कि पोलन ग्रेन था, उसके ऊपर की तरफ पोलन ग्रेन लैंड किया, स्टिग्मा था, यहां से वो ये पोलन ट्यूब थी, ये जो ट्यूब आ रही है। और इस ट्यूब ने क्या किया कि अंदर की जानिब था ओव्यूल यानी मेगास्पोर्स अंदर की जानिब, और साथ फूड थी उनकी मेगास्पोर्स था यहाँ पे। तो मेगा एग के साथ ट्रांसमिशन की। तो यहाँ पर बेटा ये जितनी भी आपको एक लंबी सी नाली सी नजर आ रही है, ये सारी की सारी ये है बेसिकली पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है, यहां से इसी तरह से वो मेल गैमीट्स आएंगे, माइक्रोस्पोर्स आएंगे जाके, जो इसके साथ जाके टकराते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और इसके ऊपर की तरफ जो एक कवरिंग थी जाके वो सीड कोट बन जाती है, ये वाली, ये जो ऊपर की तरफ सीड कोट बन जाएगा सारे का सारा। तो ये बन चुकी है। ये भी एक इसी से रिलेटेड डायग्राम है, इसको देखने के लिए फॉर्मेशन के लिए कि पोलन ग्रेन आके ठहरे हैं, स्टिग्मा थी, यहाँ से स्टाइल है और ओवरी है, लेकिन यहाँ से अंदर की तरफ एक ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से जो जाके इसके साथ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है ट्यूब, ये जाके उसके साथ टकराई है, फ्यूज किए हैं, वन स्पर्म फर्टिलाइज द सेंट्रल सेल, वो करेंगे जाके। ये बेसिकली डायग्राम तो डबल फर्टिलाइजेशन की है जो हमने आगे डिस्कस करनी है, उम्मीद है होपफुली हम शायद कल ही इसको डिस्कस करें नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये फर्टिलाइज हो चुके हैं जाके, डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है यहीं पर। तो ये बेटा एक स्टार्ट में डायग्राम दिखाई थी, मैंने कहा था आखिर पे फिर बेटा हम इसको देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, रिकॉल करें जरा स्टूडेंट्स। पहला था होमोस्पोरस से हेट्रोस्पोरी में आना, यानी सेम स्पोर से डिफरेंट स्पोर में आना। उसके बाद मेगास्पोर बाहर बिखर जाते थे, वो बाहर नहीं निकले, वो एक ठहर गए मेगास्पोरेंजियम के अंदर और वहीं पर जर्मिनेशन की। फिर उन्होंने उसके ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा ली, और फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि 4 थे, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा। 5वें नंबर पर एम्ब्रियो सैक विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक विद